स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस का सुपर स्ट्रेटजी। दैट मीन्स क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। सबसे अच्छा प्रिपरेशन कैसे करें और उसके लिए आपका रणनीति क्या होना चाहिए, इसी पर आज डियर स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। एक अमेजिंग सुपर तरीका बताने जा रहे हैं जिसके हेल्प से आप आसानी से बीपीएससी मेंस को क्रैक कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस आपको आज की सेशन के बाद डेफिनेटली ऐसा फील होगा कि आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से बीपीएससी मेंस को क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी को अगर अप्लाई किया जाए, अगर इस रणनीति पे काम किया जाए तो क्या आपका प्रिपरेशन में चेंजेस क्रिएट होगा या नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अमेजिंग तरीका है। एक एक चीज पे बात करेंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, है ना। ईच एंड एवरी पोर्शन पे बात करेंगे हम लोग और उसका क्या रणनीति होना चाहिए उस पर बात करेंगे। दैट मीन्स आपको बता दें, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, बहुत पढ़ने से नहीं सही रणनीति से बीपीएससी निकलेगा। क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, बहुत है ना। सभी कोई पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक सही नहीं रहता है जिसके कारण किसी का कुछ नंबर कम रह जाता है मेंस में और मेंस नहीं निकल पाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं या फिर आप 66 बीपीएससी दिए हैं, 65 बीपीएससी दिए हैं, फिर भी आपका मेंस में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं हो पा रहा है, आपका मेंस अटक जा रहा है, तो उस पर बात करेंगे कि क्या बेस्ट प्रिपरेशन का इस बार स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करें, है ना। इस बार आप उसको यूज करें ताकि आपका एग्जाम डेफिनेटली इस बार क्रैक हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। दैट मीन्स बीपीएससी का सुपर स्ट्रेटजी क्या होगा, इस पर आज हम लोग बात करेंगे और आपको ये स्ट्रेटजी अमेजिंग लगेगा क्योंकि इसको फॉलो करके कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाए हैं और बीपीएससी क्रैक किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, दो पोर्शन में बात करेंगे। एक तो शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का सिलेबस पे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका रणनीति पे, है ना, इस सिलेबस को कैसे हम लोगों को टैकल करना है। क्योंकि इफ यू वांट टू क्रैक बीपीएससी मेंस एग्जाम, दैट मींस सिलेबस मस्ट बी इन योर माइंड। सिलेबस आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस पे अगर कमांड नहीं है तो बीपीएससी भूल जाइए। बीपीएससी निकालना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि एक एक पोर्शन जो है ना इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन सिलेबस पे अगर कमांड रहेगा तो कहां से किसको टैकल करना है ना, इसका आइडिया आपको बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस से और साथ में हम लोग उससे रिलेटेड रणनीति में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी 1 में, बीपीएससी जो मेंस है, इसमें आप लोग जानते हैं कि जो पेपर 1 होता है सामान्य हिंदी का होता है ना। सामान्य हिंदी का होता है पेपर 1 और सामान्य हिंदी में 100 अंक का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है ना। 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। इसका मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं जुड़ता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको क्वालिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि निबंध से आपका 30 अंक का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्याकरण 30 अंक, वाक्य विन्यास से 25 अंक और संक्षेपण से 15 अंक। अगर आप इस पोर्शन को आप देख लीजिएगा तो आसानी से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। दैट मीन्स ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस स्टूडेंट लोग को लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो चलिए अपने काम का चीज पे आते हैं, है ना, जीएस पेपर 1 पे। डियर स्टूडेंट्स, ये है जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1। सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो कि 300 अंक का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का, 3 आवर का एग्जाम लिया जाएगा, है ना। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ये दोनों पेपर जो है ना डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन सही ट्रैक पे कर लिए ना तो एग्जाम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन आज का आप पहले प्लानिंग समझिए, रणनीति पर समझिए, स्ट्रेटजी समझिए, उसके बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये रणनीति को फॉलो किया जाए तो क्या कम समय में बीपीएससी मेंस को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको जो पेपर 2 है हमारा सामान्य अध्ययन, है ना, जीएस पेपर 1 बोल सकते हैं आप, है ना, ये जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है।
पहला जो पार्ट 1 है वो है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। इससे कुल 6 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 6 प्रश्न, जिसमें से आपको लिखना होता है 3 प्रश्न। 6 प्रश्न आएगा जिसमें से आपको कितना लिखना है, 3 प्रश्न लिखना है। दूसरा सेक्शन डियर स्टूडेंट्स इसका है पार्ट 2, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। इससे टोटल 5 प्रश्न आएगा, पहले 4 प्रश्न पूछता था, है ना, अभी 5 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको 3 प्रश्न लिखना है। उसके बाद तीसरा सेक्शन है आपका पार्ट 3, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ठीक है, इससे टोटल 4 प्रश्न आएगा, है ना, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का आंसर करना है, 2 प्रश्न का आंसर करना है। दैट मीन्स टोटल आपको बीपीएससी मेंस में, है ना, 8 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था सिलेबस। अब हम लोग मुद्दा में बात करते हैं कि भाई कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, है ना, अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस चीज को सिक्योर कीजिए कि हमारा क्वेश्चन कहां से आ रहा है और हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम समय में सबसे पहले हम लोग सिक्योर करते हैं उस पोर्शन को जहां से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा संभावना होता है। और बीपीएससी जेपीएससी टाइप का जो एग्जाम होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले से पता होता है कहां से क्वेश्चन क्या आने वाला है, समझ गए ना, पहले से पता होता है टीचर्स को भी, है ना, स्टूडेंट्स को भी, जो अनुभवी छात्र हैं उन्हें भी पता है कि कहां से क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है, क्या प्लानिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, है ना, उसी प्लानिंग में बात करेंगे आज। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये जो सेक्शन है जिससे कुल 6 प्रश्न पूछा जाता है, इस 6 प्रश्न के लिए, इस 6 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अपना जो बेस्ट रणनीति होगा वो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इस पर। देखिए, इस पे बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस से बात कर लेते हैं, जीएस पेपर 2 का सिलेबस से बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है अपना, ये भी 300 अंक का होगा, 3 घंटा का, है ना, और इसमें पार्ट 1 ये भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था, जिससे कि 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको लिखना होता है 3 क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, जिसे भी 4 क्वेश्चन पूछेगा और आपको लिखना है 3 क्वेश्चन। और तीसरा सेक्शन इसमें है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इससे 4 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, टोटल 8 प्रश्न, यहाँ पर भी 300 अंक का है, ठीक है, 8 प्रश्न टोटल कितने अंक का है, 300 अंक का है, ठीक है, 8 प्रश्न 300 अंक का है। आपको एक बात कंफर्म कर दें कि यहां पर जीएस पेपर 1 आपका 300 मार्क्स हो गया, जीएस पेपर 2 आपका 300 मार्क्स हो गया, 300 300 600 हो गया, और एक आपका ऑप्शनल होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा ऑप्शनल, टोटल 900 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, 900 में अगर आप मान लीजिए कि 900 में अगर आप 560-70 पे आसपास रहते हैं ना, 560-70 के आसपास रहिएगा तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, समझ गए ना, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, है ना, आप अच्छा पोजीशन गेन कर सकते हैं टॉप रैंकर्स की कैटेगरी में, है ना, एसडीएम का पोस्ट आप आसानी से गेन कर सकते हैं, है ना। तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि 550 के रेंज में आपका मार्क्स आए और आप यहीं पर मेंस में ही सिक्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस सिक्योर पोस्ट गेन करने के लिए, है ना, पॉजिटिविटी के साथ आंसर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का, जो कि 300 अंक का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, है ना, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो आपका पेपर है, आप लोग अभी बताएं आपको कि आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इस पेपर पार्ट को बोलते हैं, और इससे 6 क्वेश्चन आएगा और इसमें से हमको लिखना है 3 प्रश्न, 6 क्वेश्चन आएगा, इसमें से हमको लिखना है 3 प्रश्न, ठीक है, 3 प्रश्न। तो इसमें जो कुल टॉपिक है वो टॉपिक क्या है समझिएगा, ठीक है, टॉपिक क्या है, आपको प्रिपरेशन क्या करना है, डे 1 से जो प्रिपरेशन आप कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा, इस बात पे हम लोग आप फोकस कीजिएगा, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना। बीपीएससी का ऐसा सिलेबस है ना कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करके भी बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना, सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, है ना। आजकल तो यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब पे एक से एक अच्छे अच्छे टीचर्स का वीडियो
ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। समझ गए ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर कला एवं संस्कृति। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जहां से क्वेश्चन आएगा। एक तो फर्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति से बीपीएससी में ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, जिसका एनालिसिस अभी आपको दिखाएंगे, है ना। इसमें 4 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो पहला मौर्य कला से क्वेश्चन आता है, दूसरा पाल कला से, तीसरा पटना कलम से। समझ गए ना, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम से आप मान के चलिए कि यही तीनों रोटेट करता है। यही तीनों क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेशन बेसिस पे ये तीनों क्वेश्चन आ रहा है। और इससे अपार्ट फ्रॉम दिस बिहार की कला एवं चित्रकला शैली, बिहार की कला एवं चित्रकला शैली, पटना का ये जो आपका है पटना कलम, ये 66वीं बीपीएससी परीक्षा में आ चुका है। पटना कलम जो है आपका, ये कहाँ आया है, 66वीं बीपीएससी परीक्षा में ही आ चुका है पटना कलम। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, 66वीं बीपीएससी में आ चुका है। तो 66वीं बीपीएससी में आ चुका है, तो अपने लिए बचा 2 टॉपिक। एक तो आपका मौर्य कला, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया पाल कला। मौर्य कला और पाल कला, और तीसरा हो गया बिहार की कला एवं चित्रकला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टॉपिक को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इस 3 टॉपिक पे कमांड कीजिए, है ना, और एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। समझ गए ना। तो सवाल ये है कि जब हमको पता है कि भाई इस 3 टॉपिक से एक टॉपिक आ सकता है, तो क्यों नहीं हम इसको बेस्ट लेवल पे तैयार करें, है ना। एक ऐसा आंसर तैयार करें जिस आंसर पे हमको 70+% मार्क्स मिल जाए, है ना। तो ये होता है एक स्ट्रेटेजी, है ना, और उस लेवल पे आपको आंसर प्रिपरेशन करना, तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना। आप ध्यान दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। समझ गए ना। प्रिपरेशन, बीपीएससी का प्रिपरेशन करना आपको आसान लगने लगेगा आज की सेशन के बाद, है ना। आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस ट्रैक पे काम करेंगे तो बहुत कम समय में आसानी से अच्छा मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है। और यही हमारा जो है मेन मकसद भी है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए, आपका टेंशन को खत्म कर पाए। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए 66वीं बीपीएससी में आ चुका है। तो आप मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। उसके बाद देखिए पाल कला से क्वेश्चन आया है 65वीं में, ठीक है। उसके बाद मौर्य कला देखिए 64वीं में आया है। फिर पटना कलम देखिए 63वीं में आया। आप देख पा रहे हैं किस बेसिस पे रोटेट कर रहा है। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, पटना कलम चित्रकारी, है ना, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता। अब सवाल ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब हमको पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी स्टूडेंट्स को मार्क्स क्यों नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमें कमेंट करते हैं कि सर 65वीं मेंस दिए, है ना, 66वीं मेंस दिए, लेकिन अच्छा मार्क्स मेरा नहीं आ पा रहा है, हम क्या करें, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करें आपको समझिए, है ना, क्या रणनीति होना चाहिए समझिए। आप खुद सोचिए कि आप इतना दिन से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, आप कितना आंसर लिखे हैं अभी तक, आप कितना आंसर लिखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिखना ऑलवेज कठिन काम होता है, आंसर राइटिंग करना ऑलवेज कठिन काम होता है, और वो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भाई पढ़ते रहो, तो आप पढ़ते रहिएगा, 2 पेज 4 पेज किताब पढ़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन क्या कॉपी लिख कर खत्म करते हैं? नहीं करते हैं। दैट मीन्स पटना कलम पर ही बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना, लेकिन आपका जो आंसर है वो रटाया जा रहा है। आपका जो आंसर है वो क्या रटाया जा रहा है। आपको पटना कलम, पाल कला, मौर्य कला सब का सब रटा गया है, लेकिन आप आंसर सही ढंग से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर आंसर का फॉर्मेट चेंज होता है, एंड यू डोंट हैव अ गुड आइडिया अबाउट आंसर फॉर्मेटिंग। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड योर लो स्कोरिंग। डियर स्टूडेंट्स, लो स्कोर का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, आप क्वेश्चन को सही ढंग से पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपको रटा गया है, याद करते पढ़ते ना रटा गया। पटना कला, मौर्य कला, पाल कला, दिस दैट सब रटा गया आपको, आप उसी ढंग से लिख दे रहे हैं। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश डालिए, यहाँ बोल रहा है परीक्षण कीजिए। बात समझ पा रहे हैं आप? परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, है ना, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। बात समझ में आ रहा है? आप
क्वेश्चन का नेचर को समझना पड़ेगा। समझ गए ना, क्वेश्चन का नेचर को समझ करके उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अ आइडिया अबाउट अ गुड आंसर राइटिंग। समझ गए ना, आपको अच्छा आंसर राइटिंग का आइडिया होना चाहिए। अगर आप अच्छा आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, दैट मीन्स यू आर अनेबल टू स्कोर द हाईएस्ट। आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। रटा रटाया लिखने से आपको बचना पड़ेगा। आपको कुछ इनोवेटिव तरीके से अच्छे से आंसर लिखने का आदत डालना पड़ेगा, है ना डियर फ्रेंड्स। चलिए दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन। जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन डियर फ्रेंड्स, पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है संथाल आंदोलन। आप मान के चलिए कि इसी दोनों से हमेशा क्वेश्चन आ जा रहा है, इसी दोनों से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि 66वीं बीपीएससी में दोनों क्वेश्चन आ चुका है, दोनों से 66वीं बीपीएससी का जो पेपर आप देखिएगा तो दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। समझ गया ना। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि क्या 67वीं में भी आ सकता है, क्या अभी जो मेंस होने वाला है क्या इसमें भी आ सकता है। तो सवाल ये है कि थोड़ा सा आप गौर कीजिए, थोड़ा सा आप क्वेश्चन के नेचर पे गौर कीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति, उसके परिणाम क्या थे, है ना। उसके बाद पूछा बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अब आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन का नेचर को चेंज कर दिया जा रहा है, क्वेश्चन का पूछने का ढंग को चेंज कर दिया जा रहा है। और अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आप रटा रटाया लिखिएगा, जहां पर मिलना चाहिए 65% नंबर, 70% नंबर, वहां पर आपको मिलेगा 45-50% नंबर। आप बोलिएगा कि भाई हमारा मेंस तो फिर जो है सो गड़बड़ा गया 10-20 नंबर से। समझ गए ना। तो रीजन यहीं पर है क्योंकि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किसी के उचित मार्गदर्शन में आप तैयार नहीं किए हैं। समझ गए ना। क्योंकि जब आदमी खुद लिखता है ना तो उसको पता ही नहीं चलता, लगता है कि चलो भाई किताब से छाप दिए, है ना, किताब से छाप दिए तो बहुत बढ़िया लिख दिए। ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो क्वेश्चन आपको आंसर जो है ना रटा रटा या काम करता नहीं है। समझ गए ना। चलिए फैक्ट आपका काम कर जाएगा, लेकिन लिखना जो है ना वो अपने तरीके से ही लिखना है। और अगर जिसको लिखने का आदत नहीं आता है, लिखने का तरीका नहीं आता है सही, है ना, आंसर फॉर्मेटिंग सही नहीं आता है, उसका क्या होता है, बहुत सारा डायमेंशन छूट जाता है। ईच एंड एवरी डायमेंशन पे वो फोकस ही नहीं कर पाता है तो क्वेश्चन जाता है आधा अधूरा। दूसरा, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी सामान्य रहता है जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड लो स्कोरिंग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे। संथाल विद्रोह ही इससे पहले ही बहुत बार आया है। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए 63वीं में आया। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिशोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता पर कारण बताइए। समझ गए ना। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन का नेचर को चेंज किया गया है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यही से आता है। देखिए 59वीं में फिर से पूछा है संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके प्रभाव क्या है। समझ रहे हैं। बिरसा आंदोलन फिर पूछा, संथाल विद्रोह, है ना, जनजातीय बिरसा, है ना, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपको वही मिलेगा लेकिन क्वेश्चन का नेचर को चेंज किया गया है। दैट मीन्स यू मस्ट हैव गुड आइडिया अबाउट द आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग पे कमांड कर लोगे तो क्वेश्चन आपका यहां से डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति। तीसरा सेक्शन है 1857 की क्रांति। देखिए अभी आपके पास टाइम है, जो भी टॉपिक हम सिलेक्ट करके दिए हैं आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक पे आंसर्स को तैयार करना है। क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको क्या करना है, आंसर को तैयार करना है, उसका मूल्यांकन करवाना है। समझ गए ना। तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए 6 सेक्शन पे तैयार किए हुए हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अपने को, लेकिन आंसर लिखना है हम लोगों को 3 का। समझ गए ना। तो हम लोग एग्जामिनेशन में देखते हैं कि कौन सा 3 बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सब का सब आंसर अच्छा ही लिख दें, है ना, या फिर हमारे अनुरूप ही आए, इसका कोई गारंटी नहीं होता। समझ गए ना। आप 6 टॉपिक पढ़ लिए लेकिन 6 टॉपिक का बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कितना ही पढ़ लिए आप। समझ गए ना। बहुत बार आंसर उस लेवल पे नहीं आ पाता है, इसलिए अगर आपका 6 क्वेश्चन में से 3 सिलेक्ट करना रहेगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा आंसर लिख पाइएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए 1857 का क्रांति जो है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बिहार के संदर्भ में बिहार की भूमिका पूछता है और दूसरा वीर कुंवर सिंह की भूमिका पूछता है। समझ गए ना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है।
हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में 3-4-5 टॉपिक तो रट जाना है, 3-4-5 टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ जाना है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा। बहुत ही लिमिटेड शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे हैं, क्योंकि भाई आपको मेंस देना है ना, तो सबसे पहले उसको कवर कीजिए जिसका आने का मेंस में सबसे ज्यादा संभावना है। बात समझ रहे हैं, सबसे पहले उसको कवर कीजिए जिसका आने का सबसे ज्यादा संभावना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जब कवर रहेगा ना तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आप अपना बेस्ट दे के आइएगा। समझ गए ना। आप फालतू का 10-75 किताब पढ़ लेते हैं और 75 तरह का कंटेंट दिमाग में घुसा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। समझ गए ना, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सबसे पहले जो है करना क्या है आपको, जो बेस्ट टॉप 100 टॉपिक्स जो है ना, टॉप 100 तो बहुत ज्यादा हम बोल दिए, है ना, 50-60 टॉपिक अगर कवर कर लिया जाए जो टॉप कंटेंट पर बेस्ड होगा, है ना, अगर उसको कवर कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम चल जाएगा। बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, टाइम तो भी नहीं है, अदरवाइज 50-100 टॉपिक के आसपास अगर कर लीजिएगा ना तो आपको ऑल क्वेश्चंस वहीं से आ जाएगा। समझ गए। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में 5 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। सब बिहार के संदर्भ में विशेषकर आपको देखना है। क्या देखना है, बिहार के संदर्भ में देखना है, ठीक है, सब का सब बिहार के संदर्भ में आप देखिए इसको, है ना, इसको तैयार कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा नहीं पूछेगा सब आइडिया बताएंगे, है ना। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली अपना रणनीति बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, है ना, क्या हमारा प्लानिंग है, कैसे बीपीएससी मेंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं, इस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें फाइनली जरूर बताइएगा ये सेशन आपके लिए कितना यूजफुल रहा। डियर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में 3 आदमी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एक महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 3 आदमी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और नेक्स्ट जो है आपका बिहार में प्रेस एवं पाश्चात्य शिक्षा का विकास, प्रेस एवं पाश्चात्य शिक्षा का विकास। इसमें बिहार में प्रेस एवं शिक्षा के से संबंधित जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है। समझ गए ना, जिसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, तुलनात्मक प्रश्न रहता है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक को अगर हम लोग कवर कर लें तो 6 का 6 क्वेश्चन हमारा यहीं से आएगा एग्जाम में, ये भी लगभग कन्फर्म है। समझ गए ना, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप जो देख पा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, है ना, आप देख पा रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस पे कमांड कर लें तो डेफिनेटली बहुत शानदार कर सकते हैं। अब मुद्दा उठता है कि क्वेश्चंस कहां से मिलेगा, कैसे करेंगे, कैसे हमारा अच्छा स्कोर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आप आंसर लिख रहे हैं उसका सही मूल्यांकन होना चाहिए। और हमारा टारगेट क्या है कि अगले मेंस तक, जो मेंस आपका एग्जाम होने वाला है, वहां तक आपको ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाए, है ना। पेपर 1 से या पेपर 2 से मान के चलिए आप 60-70 क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा ना, और उसका एक अच्छा कंटेंट पर बेस्ड आंसर तैयार कर लीजिएगा, तो वही सब आपके एग्जाम में आ जाएगा। और इसी के लिए जो है आंसर राइटिंग ग्रुप, ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन बीपीएससी के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि आपको क्या इसमें किया जाएगा, कवर एटलीस्ट 15 टॉपिक। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अल्टरनेट आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि 2 दिन में एक आंसर हमें दिखाते हैं बना करके, ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा उसको एनालिसिस किया जाएगा, कैसे आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन पे आप अगर एक आंसर करते हैं तो आप मंथ में मान के चलिए कि 15 का आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, और जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों से रहेगा। गेट आंसर फॉर्मेटिंग ऑफ ईच क्वेश्चन, अब जो आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा
उसका बेस्ट आंसर फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आंसर को आना चाहिए, वो लिखा जाएगा, है ना, वो आपको बताया जाएगा। साथ में आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई इसका आंसर इस टाइप से अगर रहेगा तो उस पर सर्वाधिक मार्क्स आ सकता है। समझ गया ना? इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर आप नए हैं या पुराने हैं, आपको सेल्फ मूल्यांकन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा कि भाई इस डायरेक्शन में ऐसे आंसर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप आंसर लिखिएगा, राइट योर आंसर on every topic under the expert guidelines and find your own mistakes। डियर स्टूडेंट्स, जो आप आंसर लिख करके हमें दिखाइएगा, जो आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसका जो आप आंसर लिख करके हमें बताइएगा, दिखाइएगा, तो उस आंसर का जो हमारे एक्सपर्ट होंगे सब्जेक्ट के, वो मूल्यांकन करेंगे, वो बताएंगे आपको कि यहाँ कमी है, यहाँ आपका नंबर कट रहा है। और उसमें अगर आप लगातार सुधार करते चले जाइएगा तो डेफिनेटली मेंस तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये सेशन अभी लास्ट बीपीएससी जेपीएससी में भी ये आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। चैनल पे आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। जो जेपीएससी था, आप देखिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन से ऑलमोस्ट पेपर 6 और पेपर 5 का तो टोटल क्वेश्चन वहीं से आ गया। समझ गए ना? तो आंसर राइटिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आप लिखना सीख जाइएगा। समझ गए ना? लिखना सीख जाइएगा तो कंटेंट टॉपिक आउट है कि भाई यहाँ से आ रहा है, अगर आपको अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना आ जाएगा, है ना, अपने कमियों को आप दूर कर लीजिएगा समय रहते, तो आपको अच्छा मार्क्स ले आइएगा। समझ गए ना? तो आंसर राइटिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये इसका फी ओनली 1500 है, तो आप एक बार इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इससे ज़बरदस्त बेनिफिट होगा, है ना। आप क्वेश्चन देखिए, कंटेंट देखिए, और हमारे इस चैनल पे बहुत सारा आंसर फॉर्मेटिंग का वीडियो भी है। समझ गए ना? आप जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा जेपीएससी का जो सिलेबस है उस पर बहुत सारा बना हुआ है ना। आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से बीपीएससी का हम लोग आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम, है ना। यहां से टोटल डियर स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम लोगों को 3 क्वेश्चन लिखना आता है। 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम लोगों को 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं बोला जा सकता है, ये आसान टॉपिक होता है। समझ गए ना? क्योंकि जो हमारा टॉपिक सब है, ठीक है, जैसे भारत का अपने पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ संबंध, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आईआर आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, आपका प्रैक्टिस है ही, लेकिन आप कौन कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस बार के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, यही चीज आपको आंसर राइटिंग में करवाया जाएगा। मान लीजिए अगर आप इस सेक्शन से 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। समझ गया ना? तो आंसर राइटिंग में हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो टॉपिक है, उस पर आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, उस पर आपको कमांड करवा दिया जाए। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं, एक अच्छा कंटेंट तैयार कर लेते हैं, एक अच्छा आंसर राइटिंग कर लेते हैं, जिसमें आपका जो कमी है उसको भी दूर कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हमेशा क्वेश्चन आया है, जैसे ब्रिक्स से आया है, ठीक है, संगठन से क्वेश्चन आया है, बिम्स्टेक, यूरोपीय संघ से क्वेश्चन सब पूछा जाता है, रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ है इस वर्ष, संगठन हुआ है, रिपोर्ट आया है कुछ ऐसा, तो इस सब पे आपको कमांड करना पड़ेगा। समझ गए ना? यहाँ पे आप देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 65वीं में पूछा है इससे। समझ गए? यहाँ पर देखिए, यूरोपीय संघ से क्वेश्चन पूछा है, बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछा है 63वीं में। तो ये आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताएं कि भाई इस सब चीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इस सब चीज का आइडिया होना चाहिए और इस पर काम करने आना चाहिए। नए स्टूडेंट्स को एक्चुअल में पता नहीं चलता रहता क्या करे नहीं करे, वो जाके नोट्स खरीद लेते हैं, गाइड खरीद लेते हैं बीपीएससी मेंस का, और ढेर सारा वर्क पेंडिंग हो जाता है। समझ गए? तो उसको करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। एक वर्ष के दौरान चर्चित मुद्दे, एक वर्ष के दौरान चर्चित जो भी मुद्दे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये तीनों का तीनों जो आपको बताए हैं, इससे अगर आप 20-25
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आने का चांस पूरा का पूरा रहता है। अब सवाल यह है कि क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, इसीलिए आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। समझ गए ना, ताकि क्वेश्चन में अगर कुछ उसका फॉर्मेटिंग में चेंज भी आए तो आप उसको बना करके अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखने के काबिल हो। समझ गए, आमतौर पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो अच्छा आंसर ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर करते हुए नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण मार्क्स जो है उतना अच्छा नहीं आ पाता है और स्कोर कम हो जाता है। सबका सब डियर स्टूडेंट डिपेंड करता है आंसर राइटिंग पे। समझ गए ना, आंसर राइटिंग पे, क्योंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं कंटेंट आपको यूट्यूब पे भरा पड़ा है, एक टीचर का भरा पड़ा है ना, लेकिन सही आंसर राइटिंग करने वाले का कमी है ना। अगर आप एक बार उत्तर लेखन पे कमांड कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पार्ट थ्री अपना जो है इसमें है ना, वो है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ठीक है, कुल 4 प्रश्न आता है जिसमें से 2 प्रश्न लिखना है। ये डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा सेक्शन है ना जो आज की डेट में सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछ रहा है, पाई चार्ट या फिर सारणी, बारंबारता, आरेख। ठीक है, तो टोटल डेटा इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर। और ये डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप 72 आउट ऑफ 72 स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर इस पर कमांड कर दिया जाए, कर लीजिएगा तो 100% स्कोर हो जाएगा। और हमारे इसी चैनल पर आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए स्टैटिक्स लेक्चर 1 अपलोड किया गया है, जरूर देखिए, एकदम बेसिक लेवल से बताया गया है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। समझ गए ना, स्टैटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर 100% स्कोर किया जा सकता है। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 है ना, आपको टोटल यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर जो है सो चैनल पे जाइए, बीपीएससी मेंस वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप स्टैट्स का ये वीडियो देखिए। समझ गए, फिलहाल जो ये वीडियो है ये प्रीवियस ईयर में बेस्ट है, ताकि आपको समझा सके कि ये कितना ईजी होता है। आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ्स पसंद है या नहीं पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मैथ नहीं है, एक बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड जो है सो स्टैटिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जा रहा है। ना ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल, ना ही बहुत ज़्यादा लो लेवल, बट आपका एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 100% स्कोर कर सकते हैं। और आपको एक बात ये भी बता दें कि अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पसंद नहीं है तो फिर बीपीएससी भूल जाइए, आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 72 मार्क्स को आप डियर स्टूडेंट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना, 72 मार्क्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप आज ही से इस पर काम करना चालू कर दीजिए। 72 आउट ऑफ 72 यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई लाते हैं, है ना, 100% स्कोर यहाँ से संभव है। समझ गए, आप इसका वीडियो देखिए चैनल पे जाकर के, है ना, आपको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कितना यूजफुल ये रहा आपके लिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं आगे जीएस पेपर 2 हम लोग बात कर लिए। जीएस पेपर 1 में आपको 6 सेक्शन बताएं, जहां से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, नो डाउट, 6 में 6। दूसरा हम लोग बात किए किस चीज पर, करंट अफेयर्स पर। ठीक है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड जो आपको बताएं 3 सेक्शन, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, आपको प्रमाण भी दिखाएं। ठीक है, और तीसरा हम लोग बात किया स्टैट्स से, तो स्टैट्स बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, इस पे हम लोगों को कमांड करना है। अब आइए बात करते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 पर। डियर फ्रेंड, जीएस पेपर 2 जो है हमारा मेंस का, इसमें आपका 3 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन। अब एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन आपके लिए, है ना, ये गारंटी है, क्योंकि आपका जो है ना पढ़ाई का तरीका, नेचर चेंज कर देंगे। और अगर आप इस तरीके से काम कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स पॉलिटी लेके पूरा बैठ गए, खत्म कर रहे हैं, दिस खत्म कर रहे हैं, डाट खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो काम का चीज है उसको कर ही नहीं रहे हैं। भाई आपको मेंस देना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप हमला बोलिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लो ना। अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा कवर रहेगा तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया कर पाइएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है आपका कुल प्रश्न है ना, इसमें 4 क्वेश्चन आएगा, आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। 4 क्वेश्चन आएगा, आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन कहां से आ रहा है आप समझिएगा, क्वेश्चन कहां से आ रहा है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कलेक्शन किया गया टॉपिक है जिसपे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। वैसे तो पूरा पॉलिटी पढ़ लीजिए आप, ठीक है, और जो भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं पूरा पॉलिटी पढ़ के ही बैठते हैं, समझ गए ना, 2-3 किताब खत्म करके बैठते हैं। तो भाई उससे मतलब नहीं है, आप 2 किताब पढ़ो, 4 किताब पढ़ो, 75 किताब पढ़ो, ठीक है। आपका जो काम है ना, जो मेन मुद्दा वाला काम है ना, वो क्या है कि भाई ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस पर से क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो नहीं छूटना चाहिए। वो जो क्वेश्चन आ रहा है उसका बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट आंसर होना चाहिए और उसका आंसर फॉर्मेटिंग आपका सबसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये सेक्शन है ना, अगर मान लीजिए पॉलिटी में 25-30 सेक्शन है, मान लीजिए है ना, टोटल मिला दीजिए पॉलिटी में 30 सेक्शन है, 30 सेक्शन में ये जो 11 सेक्शन है, ठीक है। यहां से अगर क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट आंसर, सबसे अच्छा आंसर हमारा हो, है ना। इस बात पे आप कमेंट कीजिए। क्लियर, चलिए देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मौलिक अधिकार से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति राज्यपाल से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, अब हम लिख भी दिए हैं 66 बीपीएससी, 64 बीपीएससी, 60वीं 62वीं बीपीएससी, है ना। केंद्र राज्य संबंध से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, भारत का संसद से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, न्यायिक सक्रियता से क्वेश्चन पूछता है, चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राजनीति एवं राजनीतिक दल और उसका नेचर, है ना, से क्वेश्चन पूछता है, और 1 वर्ष के दौरान चर्चित मुद्दे जैसे ई शासन, है ना, से क्वेश्चन पूछता है। ये जो आपको 11 टॉपिक दिए ना डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस पे कमांड कीजिए, सबसे पहले आप इस पे कमांड कीजिए। आप तो बोलिए कि भाई हम जब से पॉलिटी पढ़ना चालू किए तभी से मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक पढ़ रहे हैं, सब रट के बैठ गए हैं। जहां तो जो पूछना बता पूछ लीजिए, पूरा आर्टिकल बता देंगे लाइन बाय लाइन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल आपसे नहीं पूछ रहा है, आप यही गलती कर देते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, आर्टिकल फटाफट लिख करके बैठ जाते हैं, है ना। एग्जाम में पूछ कुछ रहा है, सब आर्टिकल दिस दैट लिख करके आ जाते हैं, है ना, और नंबर जाता है कट, है ना। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, तो आप पूरा आर्टिकल रट गए हैं, है ना, और क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, बता रहे हैं कुछ, तो यहां पर गेम हो जाता है चेंज। अब थोड़ा समझिए, है ना, कि मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बार बार तो आ रहा है, और ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड आंसर राइटिंग यू आर अनेबल टू मेक अ गुड आंसर। आप आंसर फॉर्मेटिंग ही सही से नहीं कर पा रहे हैं, आंसर को डायरेक्शन ही सही से नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आपका नंबर कट जा रहा है। हम तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर देख रहे हैं, लगातार स्टूडेंट लोगों का आंसर देख रहे हैं, आंसर ही वो सही से फॉर्मेटिंग ही नहीं कर पा रहे। आंसर का फॉर्मेटिंग ही अगर सही नहीं है तो फिर जो है तो नंबर का सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो घिसा पीटा नंबर मिलेगा, वही आपका 30-40%। आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको एक चीज बता दें कि आज का जो सेशन है ना, ये जो अभी हम सिलेबस और एनालिसिस और टॉपिक जो ये किए हैं, है ना, ये टॉपिक का पीडीएफ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम, है ना, इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे जरूर जुड़िए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। डियर फ्रेंड्स, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और इसे अपने जहां पर भी आप पढ़ते हैं डेस्क के पास लगाइए, है ना, कि भाई हमको सबसे पहले इस सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है और सबसे पहले हमको इस पे काम करना है। बात समझ में आया? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे संभावित प्रश्न, है ना, सबसे संभावित टॉपिक उसको कवर किया जाता है, फिर एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है, ठीक है। आपका बीपीएससी मेंस एग्जाम सामने है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछ रहा है और आप क्या कर रहे हैं। बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। तब यहां पर आप दिस डेट आर्टिकल लिखिएगा, दिस डेट लिखिएगा, थोड़ा नंबर मिलेगा आपको। आपको इसका मूल्यांकन करना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, किस सेंस में पूछ रहा है, कैसे आंसर करना है ना। आपको इस चीज को बताना है,
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जरूरत पड़ता है एक अच्छे तरीके से आंसर को रिप्रेजेंटेशन करने का, और यहाँ पर हम आपका मदद करेंगे, है ना, हमारे सर मदद करेंगे। आप आंसर राइटिंग जो लिखेंगे, है ना, उसका सही मूल्यांकन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नंबर कट रहा है, और धीरे धीरे जब आपके उत्तर लेखन में के शैली में जब सुधार होगा तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आने लगेगा, है ना। आपके आंसर राइटिंग का जो तरीका है उसमें चेंज करने का जरूरत है, क्योंकि ये सब का सब पढ़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आना ही है, राज्यपाल से क्वेश्चन आना ही है, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक प्रस्तावना से क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन 8 है, आपको याद भी है पूरा, लेकिन फिर भी आप उसको सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉट नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ गुड आंसर राइटिंग, है ना। आप आंसर राइटिंग उत्तर लेखन कर ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण आपका जो है सो फ्लो नहीं आ पा रहा है। आप एग्जाम से 1 महीना पहले बैठिएगा आंसर लिखने के लिए तो नहीं आपका वो स्पीड हो पाएगा, नहीं आप जो है उतना अच्छा से लिख पाइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब एक्सटेम्पोर लेना रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन अचानक से मिलता है, जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले थोड़ी पूछा गया है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हमारा प्रैक्टिस किया हुआ तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस रहेगा ना, आंसर लिखने का तरीका आते रहेगा, तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। आप देखिएगा, इससे एक चैनल पर जाइएगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है ना, कि क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टंप है ना, परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टंप है, परीक्षण कीजिए। आप उस वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, क्या बताया गया है ना, कैसे उसको लिखना है और क्या आप उस टाइप से लिख पा रहे हैं, बस आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अपकमिंग डेज में बीपीएससी का जो भी इंपॉर्टेंट जो सेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन सबको अपलोड किया जाएगा, उसके लिखने का तरीका को बताया जाएगा। तो आप खुद देखिएगा कि ऐसे क्या आप लिख पा रहे हैं, क्या आपका तरीका ये है, और नहीं है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, रीजन वही है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, बोले भारत की सांसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए, है ना। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिमांड करता है कि क्या आप एक अच्छा उत्तर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। आंसर राइटिंग करने आता है कि नहीं आता है, वही आपका काम आएगा। ठीक है, आप कितनों रट लिए हैं ना, कुछ काम आने वाला नहीं है। सो आंसर राइटिंग ग्रुप से जरूर जुड़िए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए जुड़िए, आपको अपने आप में चेंज क्रिएट दिखाई देगा, है ना। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इससे हमको सुधार हो रहा है। और जब आप इस चीज़ को खुद फील कीजिएगा और 3-4-5 महीना कर लीजिएगा क्लास, है ना, तो डेफिनेटली आप में एक अच्छा चेंज क्रिएट होगा, आप एक अच्छा आंसर लिखने लगिएगा। और शुरुआत के दौर में ही दिक्कत होता है ना, शुरुआत के दौर में ही दिक्कत होता है। आपको एक एक आंसर सही तरीके से लिखने में आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, समझ गए ना। आप लिख ही नहीं पाइएगा, एक्सटेम्पोर तो आप ले ही नहीं पाइएगा, और लीजिएगा तो बहुत अच्छे से नहीं ले पाइएगा, कितना भी आप पढ़ लिए हैं। अगर आपका लिखने का अच्छा तरीका नहीं है, हैबिट नहीं है, तो आपके लिए लिखना बहुत कठिन होगा। देखिए, मौलिक अधिकार तो आप पढ़े ही हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में पूछ क्या रहा है समझिए। आर्टिकल लिखने के लिए बोलता था, सब लिख देता, पूछ क्या रहा है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। बात समझ रहे हैं, यहां पर मौलिक अधिकार का परीक्षण करना है, समझ गए। तो अब सवाल यह है कि नॉलेज आपको कितना भी है, लेकिन आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा। और इस चीज़ पे बात करेंगे जल्द ही, बहुत सारा वीडियो भी इसी चैनल पर, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम जो चैनल है हमारा, इसी पर अपलोड होगा, और आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले भी देखिए, आप 64वीं बीपीएस, ये तो 65वीं है ना, 66वीं में देखिए संसद से क्वेश्चन पूछा है, संसद से क्वेश्चन पूछा है, राजनीतिक दल से क्वेश्चन पूछा है ना। आप ध्यान दीजिए इधर, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। क्या राजनीतिक दल से फिर से क्वेश्चन आया, है ना, क्या इसी से फिर से क्वेश्चन आया, तो इस पे तो कमांड करना ही पड़ेगा, इसको करंट से भी रिलेट करके लिखना पड़ेगा आपको।
आप ट्रेडिशनल लिखिएगा वही किताबी तरीका से, किताबी तरीका वाला नंबर भी देगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हट करके, दूसरे से थोड़ा सा अलग, करंट से रिलेट करके लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इसी पे कमांड करने का, काम करने का आवश्यकता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछा है। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन तो मोटा मोटी वही आ रहा है, क्वेश्चन मोटा मोटी वही आ रहा है, क्वेश्चन ऑट है, क्वेश्चन ऑट है। बट समस्या यहाँ पे है कि आपको उत्तर सही तरीके से लिखने नहीं आ रहा है ना। तो आपको आंसर राइटिंग पे कमांड करना चाहिए, है ना। आंसर राइटिंग पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, ठीक है, और आपका सही मूल्यांकन कर दिया जाए कि भाई यहाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है आसानी से स्कोर अच्छा कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी मेंस के लिए नेक्स्ट वीक से आंसर राइटिंग क्लास जो है तो स्टार्ट हो रहा है, इससे जरूर जुड़िए, है ना। इसका फी मिनिमम रखा गया है 1500, ताकि सभी कोई ज्वाइन कर सके, है ना। और आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एटलीस्ट अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, हमारा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप 1 मंथ के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। 1 मंथ में ही आपको अपने आप में चेंज क्रिएट दिखाई देगा, है ना। आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेक्शन 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। कुल 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, 3 क्वेश्चन हमें लिखना है, 3 क्वेश्चन लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 9-10 टॉपिक को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसपे आपको सबसे पहले कमांड कर लेना है। जिसपे क्या करना है, सबसे पहले कमांड कर लेना है। जैसे बिहार से जुड़ा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से, है ना, बिहार को तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर आप एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम बीपीएससी पीटी निकाले हैं, मेंस दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समस्या क्रिएट होगा आपके लिए। लेकिन यही चीज़ आपको हमारे ओर से बताया जाएगा कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड कीजिए, इस पोर्शन पे कमांड कीजिए, है ना। तो क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा, वही चीज़ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर राइटिंग में हम लोग यही करवा रहे हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना, उसको कवर करते हुए क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग टॉपिक कवर कर लेंगे। तो टॉपिक कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन पकड़ाने का चांस बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो कृषि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीबी निर्धनता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक नियोजन, है ना, नीति आयोग या सरकार का जो भी प्रमुख योजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जनसंख्या, लघु उद्योग, आर्थिक सुधार, भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ है ना। टॉपिक के बारे में आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उससे अगर आप कमांड कर लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ाने का चांस बहुत ज्यादा बन जाएगा, आप आसानी से यहाँ से स्कोर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेक्शन पे बात करते हैं। थर्ड सेक्शन है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी में करंट से लिंक करके आंसर लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ना। करंट से इसको लिंक भी कर सकते हैं। करंट में अगर कुछ हाईलाइटेड पोर्शन है तो उससे भी क्वेश्चन हमेशा से पूछते आ रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, पर्यावरण प्रदूषण, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, विविध प्रश्न, है ना। ये 8 तरह का यहाँ पर 8 सेक्शन है, जिससे 25-30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिएट होता है। उस 25-30 टॉपिक पे कमांड कर लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा का पूरा पकड़ाने का चांस बन जाएगा। 4 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। 4 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखना है। डियर स्टूडेंट, हम लोग चारों का चारों क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, अभी जो हमारा स्ट्रेटेजी है ना, क्योंकि अपने पास टाइम है अभी 2-3 महीना, तो अभी जो हमारा स्ट्रेटेजी है ना, ये हम लोग पूरा का पूरा चारों का चारों क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। तो चारों का चारों क्वेश्चन अगर आप कवर कीजिएगा ना, तो 2 क्वेश्चन आपको सॉलिड ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप कंफर्टेबल रहिएगा एक अच्छा आंसर लिखने में, है ना। और अगर आप अच्छा आंसर लिखिएगा तो डेफिनेटली क्वालिफाई करना आपके लिए, अच्छा स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा चैनल है उस पर आप जरूर एक बार विजिट कीजिए अगर आप नए हैं तो, है ना। और इस चैनल पे आंसर फॉर्मेटिंग, जैसे मुगल चित्रकला हो गया, ठीक है, साइंस से रिलेटेड आपका फोर्स हो गया, ठीक है,
पेपर एनालिसिस हो गया, जो क्वेश्चन सब पिछले बार आया है, ठीक है, वो सब। अब बहुत सारा आंसर फॉर्मेटिंग का वीडियो, ठीक है, आंसर राइटिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा, उसको आप जरूर देखिए। आपको एक्सपोजर मिलेगा कि भाई ऐसे आंसर लिखना चाहिए, ऐसे आंसर लिखने से हमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और सबसे ज़्यादा कमजोरी स्टूडेंट्स का जो होता है वो आंसर राइटिंग का ही होता है। आप खुद सोचिए कि अभी तक इतना दिन हो गया है, आप कितना आंसर लिखे हैं, आप अभी तक कितना आंसर लिख पाए हैं, समझ गए ना? इस चीज पे सोचिए। रणनीति सही रहेगा ना स्टूडेंट्स, तो एग्जाम निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट का बहुत संख्या है, समझ गया ना? तो याद रखिएगा, बहुत पढ़ने से बीपीएससी नहीं निकलेगा, है ना, सही रणनीति से निकलेगा, ठीक है। तो और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे ले लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया है ना, 6200346305, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन से जरूर जुड़िए 1 मंथ के लिए एटलीस्ट, है ना। इसमें आपको जितना भी बीपीएससी GS1 और GS2 का, ठीक है, क्वेश्चन है, वो जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो कवर करवा दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। तो काइंडली चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ये वाला सेशन जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंच सके और मैक्सिमम स्टूडेंट को, डियर स्टूडेंट्स, इस शानदार सुपर स्ट्रेटेजी का हेल्प मिले, है ना, और सभी को ये इस सेशन के बारे में पता चले। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना बीपीएससी मेंस के लिए। आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमजोरी होता है एक स्टूडेंट का वो लिखना होता है, क्योंकि वो लिखते नहीं हैं, जिसके कारण वो जो लेखन शैली विकसित होना चाहिए एक स्टूडेंट्स में, वो विकसित नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी चैनल पर कुछ नए शानदार अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बीपीएससी मेंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।